साथियों प्रणाम। मैं अवधेश तिवारी 69,000 भर्ती में तृतीय चयन सूची में चयनित मेरा गुणांक 67.02। चयनित लिस्ट में मेरा क्रमांक तृतीय चयन सूची में 240 पर है। इस भर्ती से जुड़े हुए कुछ बिंदुओं पर, कुछ मजबूत ग्राउंडों पर मैं बात करूंगा, जिस ग्राउंड पर हम जीतने के लिए एक मजबूती से सर्वोच्च न्यायालय में अपनी बात रख सकते हैं। किन ग्राउंडों पर हमें बात करने के लिए वो मुझे भारी पड़ सकता है, मुझे नुकसान कर सकता है, इन सब बातों पर हम जाएंगे। 6800 लिस्ट कैसे हमारे गले की रीढ़ बनी और ये कैसे फर्जी है 6800 की सूची जो बाद में गवर्नमेंट ने जारी किया, इस पर भी बात करेंगे। साथियों, सर्वप्रथम हम इस भर्ती में उस बिंदु पर बात करेंगे जो सबसे पहले राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट आई है। उस रिपोर्ट को मैंने एक एक बिंदु का एनालिसिस किया है, पढ़ा है। उसमें प्रथम पेज 5 पेज का आर्डर है। प्रथम पेज पर है जो ओबीसी के अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी। द्वितीय पेज से उसके कुछ कंक्लूजन हैं लास्ट 5 पेज तक, और 6 पेज का कोई मतलब नहीं, उस पर केवल वहाँ के अधिकारियों की साइन है। दूसरे पेज पर स्वयं एनसीबीसी ने कहा है कि जो अभ्यर्थी अनारक्षित के कटाव को पार करेगा वही अनारक्षित पर जाएगा, उसे आरक्षित नहीं माना जाएगा। पहली बात तो अनारक्षित का कटाव 97 है सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा में। एनसीबीसी ने स्वयं स्वीकार कर रहा है। एनसीबीसी साथ में ये कह रहा है कि बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का जो नियम 14 है वो राज्य स्तरीय मेरिट बनाने का विरोध करता है, लेकिन जिले का और राज्य का कोई भी शिक्षा अधिकारी ने यह साबित करने में पूर्णतः असमर्थ रहे हैं कि यह मेरिट किस आधार पर बनेगी। अगर यह जिले के आधार पर बनेगी तो आरक्षण का आधार बदल जाएगा, और राज्य के आधार पर बनेगी तो आरक्षण का आधार बदल जाएगा। इसको स्वयं एनसीबीसी ने माना। साथ में उन्होंने ये भी कहा है कि राज्य के उच्च अधिकारियों से पूछा गया ये मेरिट का आधार क्या है, तो उन्होंने शपथ पत्र दे करके और ये बताया है कि यह मेरिट जिला की इकाई के आधार पर बनी है। और उन्होंने 75 जिलों की मेरिट लिस्ट सूची भी एनसीबीसी को दी है, और उसमें कटाव श्रेणीवार और वर्गवार लिखा गया है। एनसीबीसी ने स्वयं स्वीकार कर रहा है। और साथ में ये कह रहा है जब इसको 75 जिले के जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों से पूछा गया तो उन्होंने शपथ पत्र देकर ये कहा कि यह मेरिट राज्य स्तरीय बनी है। अब यहाँ एनसीबीसी के दोनों चीज़ों पे देखिए कंट्राडिक्टरी। जिला बेसिक शिक्षा का अधिकारी इसे राज्य स्तरीय बता रहा है, और राज्य का जो उच्च बेसिक शिक्षा अधिकारी इसको जिला इकाई की बता रहा है। और वह स्वयं ये कह रहा है बेसिक शिक्षा नियमावली में नियम 14 कहता है कि इसको यदि जिला स्तर पर बनाया जाएगा तभी विधि सम्मत है, और राज्य स्तरीय बनाना विधि विरुद्ध है। लेकिन फिर भी मैं राज्य स्तरीय मानूंगा, ये एनसीबीसी कह रहा है। क्यों मानोगे जब आपको उच्च अधिकारी ने इसे जिला अधिकारी का कहना आधार बताया है, तो आप निम्न अधिकारी का कहना क्यों मान रहे हो? जब वहाँ आप स्वयं एक कह रहे हो कोई अधिकारी इसको मेरिट बनाने का आधार स्पष्ट नहीं कर पाया, तो आपको वहाँ ये आदेश करना चाहिए कि जिला स्तरीय मेरिट बना करके उपस्थित किया जाए। पहली बात तो एनसीबीसी का जो भी 5 पेज का आदेश है, रिपोर्ट है, वो पूर्णतः भ्रामक है। वो स्वतः अपने मन से, ये कन्फर्म नहीं हो पाया कि आधार क्या है, वह स्वयं अपने मन से राज्य स्तरीय मानते हुए 67,867 की सूची को उसने राज्य स्तरीय मानते हुए उसका विश्लेषण कर दिया। उसका विश्लेषण अपने आधार पर ये किया है, चूँकि वो बना ही एनसीबीसी पिछड़ा वर्ग के लिए है, तो बात ही पिछड़ा वर्ग आयोग की करेगा, ओबीसी की करेगा। उसमें उन्होंने ये माना 1 से लेकर 34,589 तक लिस्ट में 18,851 अभ्यर्थी दिख रहे हैं ओबीसी के, जबकि सरकार कह रही 13,007 अभ्यर्थी अनारक्षित सीट पर गए हैं। तो 18,851 से यदि 13,700 माइनस किया जाता है तो 5844 अभ्यर्थियों को राज्य सरकार क्यों नहीं जनरल पर ले गई। आगे वो फिर कहती है, यहाँ ये 5844 का घोटाला होता है, इसको एनसीबीसी कह रही। आगे कहती है 34,590 से लेकर 67,867 तक
जिसके नीचे कोई जर्नल नहीं होना चाहिए। अब वो कह रहा है, एनसीबीसी कह रहा है जर्नल को नहीं होना चाहिए। वहाँ पर 6,843 सामान्य के अभ्यर्थी इसके नीचे चयनित हुए हैं, जो कि वो विधि विरुद्ध है, एनसीबीसी कह रहा है। तो कहने का मतलब, सीधा मतलब यह है कि एनसीबीसी की सारी रिपोर्ट जो काउंसलिंग की सूची है उसको निकाल कर किया जा रहा है, जबकि इसकी मदर सूची प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट की अलग बनी है। जो 67.11 गुणांक गया है वह किसी स्टेट का नहीं है, न कि सारे ज़िलों का है। वो 67.11 जो गुणांक गया है वो किसी विशेष जनपद का जर्नल का सबसे कम गुणांक है। कहीं 70 गया, कहीं 72 गया, कहीं 68 गया, कहीं 69 गया। इस प्रकार हर ज़िले की मेरिट अलग अलग रही और हर वर्गों की अलग अलग रही। इस आधार पर कोई भी विश्लेषण सही नहीं है। एनसीबीसी की रिपोर्ट पूर्णतया भ्रामक है, इसका कोई आधार ही नहीं है। जब तुम स्वयं एक्सेप्ट कर रहे हो, किसी अधिकारी ने इसके मेरिट बनने के आधार को स्पष्ट ही नहीं कर पाया, तो आप क्यों इसे राज्य स्तरीय मान के विश्लेषण कर रहे हो? पहली बात, जो 67,867 सूची है, ये हर बच्चों को एक इन्फॉर्मेशन देने के लिए बनी है। कहाँ किसका काउंसलिंग होना है, कहाँ किसको आवंटित किया गया, वो वहाँ चला जाए, 3 दिन पहले डॉक्यूमेंट्स अपना बनवा ले। हकीकत यह है कि 75 ज़िले की मेरिट लिस्ट अलग अलग बनी है। उन्हीं 75 ज़िलों के सेलेक्टेड लोगों को यहाँ पर एक लिस्ट में समेटते हुए 67,867 बनाई गई। अब हम पूर्णतया बात करते हैं कि हमारा ग्राउंड क्या होना चाहिए। ओवरलैप नहीं हुआ है या हुआ है? ओवरलैप हुआ है, सही तो यह है कि ओवरलैप हुआ है। ओवरलैप हुआ तब भी मैं नौकरी पाया हूँ, ईडब्ल्यूएस नहीं मिला है तब भी नौकरी पाया हूँ। तो अब मेरा चयनितों का अच्छा लोकस जो बनता है वो ओवरलैप और ईडब्ल्यूएस पे सही लड़ने का नहीं बनता। ये लोकस अचयनितों का है। अचयनित जो कुछ पॉइंट से जर्नल भाई अचयनित है, वो जाकर के न्यायालय में ये प्रेयर करे कि सर ओवरलैप ना कराया गया होता या ईडब्ल्यूएस दे दिया गया होता तो मैं इसमें सेलेक्ट हो जाता, जर्नल की कट ऑफ और नीचे आ जाती। जबकि मैं चयनित हूँ, मेरा मजबूत जो ग्राउंड है, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का नियम 14 ये कहता है कि ये मेरिट जिला स्तरीय बनाई जाएगी। इसका नियोक्ता वैसे होता है, सीटों का निर्धारण और रिक्तियों का निर्धारण जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी करता है। वही नियोक्ता है, वही प्रमोशन सूची बनती है, वही वरिष्ठता सूची बनती है। हम परिषदीय कर्मचारी हैं, यह एक निकाय है, यह राज्य कर्मचारी नहीं है। इसका कोई भी आधार राज्य स्तरीय नहीं होता है। पहली बात तो ये है, हमें ये साबित करना है जिला स्तरीय है। अब उसके बाद जिला स्तरीय पर हमको मजबूती से लड़ना है। जिला स्तरीय अब कैसे पता चलेगा, इसके लिए हम राज्य सरकार को विवश करेंगे। वो मदर सूची अपनी उपस्थित करेगी। मदर सूची के साथ हम उससे उस लेटर को भी अवेलेबल करवाने का प्रयास करेंगे। आपने एनसीबीसी को जो लेटर दिया है उसको मेरिट किस आधार पर, किस ग्राउंड पर बनाए हो, इसको स्पष्ट करिए। क्योंकि बेसिक शिक्षा विभाग जो लेटर दिया होगा एनआईसी को, वहाँ पर ये नहीं लिखा होगा कि 27 की जगह पर 3% आरक्षण दिया जाए, 21 की जगह पर 16% आरक्षण दिया जाए। वह पूर्णतः एकदम सही बनी है। तो जिला स्तरीय पर हमको पहला ग्राउंड रखना है नियमावली के अनुसार। दूसरा ग्राउंड हमको एमआरसी पर रखना है। एमआरसी आदेश को हम देवेश शर्मा वाले आदेश से कोट करेंगे। देवेश शर्मा वाले आदेश में ये कहा गया है, बीएड को बाहर निकालने के लिए 11 अगस्त 2023 में जो आदेश आया था उसको मॉडिफिकेशन करवाने देवेश शर्मा गए थे और उनका मानना ये था कि यह सूचना रद्द होने के बाद इस सूचना पर जो भर्ती हुए हैं उनको बाहर कर दिया जाए। लेकिन न्यायालय ने ये कहा कि अब एक बिंदु वहाँ समझना है। न्यायालय ने कहा कि जो विधिक पावर रखती हो संस्था, जिसको संवैधानिक पावर प्राप्त हो कोई अधिसूचना जारी करने का, और उसने अपने संवैधानिक पावर का दुरुपयोग न करते हुए कोई अधिसूचना जारी की हो और तत्समय कोई न्यायालय का आदेश आया हो, तो जब तक वह अधिसूचना स्वयं वह वापस न ले ले या न्यायालय ने रद्द कर दे, और यह न्यायालय का कोई आदेश जब तक रद्द न हो जाए तब तक वह किसी भी गवर्नमेंट को मानने के लिए बाध्य होता है और वो संवैधानिक होता है। इस बिंदु को हम इस आर्डर से यहाँ कोर्ट करते हुए सुप्रीम कोर्ट में ये बात रखेंगे कि एमआरसी का जब आदेश आया था 68,500 में, उस आदेश के तहत सरकार रिव्यू में गई, रिव्यू में भी हार गई।
तो सरकार ने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया, कहीं कोर्ट नहीं गई। हाई मेरिट ओबीसी एससी अपने ज़िले में लाए गए, लो मेरिट वालों को डिस्टर्ब नहीं किया गया, चूँकि रिक्तियों से कम ही संख्या पास होने वालों की थी, इसलिए दोनों संतुष्ट, राज्य ने इम्प्लीमेंट कर दिया। उस समय तो इनको अच्छा लगा, लेकिन इस आदेश को कहीं चैलेंज नहीं किया गया है। मेरी नियुक्ति पत्र पर यह भी नहीं लिखा है कि आपकी नियुक्ति एमआरसी का जो आदेश चल रहा है उसके तहत अधीन होगी। मेरी नियुक्ति पर रामशरण मौर्य, आनंद कुमार लिखा है और वह फुल एंड फाइनल हो चुका है। इसलिए एमआरसी को ना कहीं चैलेंज किया गया, ना कहीं वो क्वेश हुई, और जब तक नहीं क्वेश होती है तब तक 69,000 सूची बनते समय एमआरसी का पालन करना राज्य का संवैधानिक नियम है। अगर एमआरसी का पालन ना करती तब सूची असंवैधानिक हो जाती और रद्द हो जाती। तो उस समय तक एमआरसी पूर्णतः वैलिड था लीगल बिंदु के तहत। अगर एमआरसी आज रद्द होता है तो एमआरसी आने वाली भर्तियों में भले न लगे, लेकिन इस भर्ती में अब उसको कोई रोक नहीं सकता है। इसलिए दो मेरा मेन ग्राउंड है कि हमें जिला स्तरीय के लिए लड़ना है और एमआरसी कैसे सही है इसके लिए लड़ना है। ये दो ग्राउंड प्रमुखता से हमें उठाने के बाद, इसको सिद्ध कर देने के बाद, जो मेरिट का आधार एनआईसी ने बनाया है वेबसाइट का आधार, उसमें कोई परिवर्तन छेड़छाड़ ना किया जाए, तब साथ में हम टेट पे अपनी बात रख सकते हैं, क्योंकि उसके बाद सूची कन्फर्म हो जाएगा कि सही है। अगर जिला स्तरीय और एमआरसी सही ले गए तो सूची 20 बार रिवाइज करें, कोई भी परिवर्तन सूची में नहीं होगा। सूची कामा पाई के बिना परिवर्तन के शाश्वत और यथावत रहेगी, उसकी सत्यता पर प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकता है कोई। अब आते हैं ओवरलैप पर। ओवरलैप पर लड़ने पे थोड़ा हमको प्रॉब्लम होगी। रामशरण मौर्य के आदेश को मसूदी ने कोट किया है। 68,500 के बचे हुए पदों पर रामशरण मौर्य का, चूँकि सरकार जब रामशरण मौर्य में स्वयं सुप्रीम कोर्ट में थी तो उसने इसको पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं माना था। पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं माना, चूँकि शिक्षा मित्रों का मानना था हमें इसी भर्ती में हमारा भारांक दे दिया जाए, चूँकि वहाँ वो 8,018 ही मात्र पास हो रहे थे। ऐसी स्थिति में उनका ये मानना था कि यहाँ मिलने से हम अधिक पास होंगे। तो सरकार 90-97 को डिफेंड करने के लिए ये कहा कि पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं, हमारा सिलेक्शन इसके बाद शुरू होता है रामशरण मौर्य की। तो अगर हम उस बिंदु को वहाँ पर नहीं वेरीफाई कर पाते हैं तो हम 6900 पद इस आधार पर बाद में अपनी बात थोड़ी सी रखेंगे कि ईडब्ल्यूएस का अगर डबल बेंच के आदेश को फॉलो किया जाता है तो हम 6900 पद जर्नलों के लिए अलग से ही चलाएंगे। चूँकि भर्ती बाद में शुरू होगी, 1.5 साल पहले ही इसका रिजल्ट 5 मई 2020 को आया और उत्तर प्रदेश में ईडब्ल्यूएस 1 जनवरी 2019 से ही लागू हो गया था। तो अगर इसे पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं मानेंगे तो दोहरा आरक्षण रुक जाएगा। पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं मानेंगे तो हमको ईडब्ल्यूएस मिल जाएगा। पार्ट ऑफ सिलेक्शन मान लेते हैं तो दोहरा आरक्षण रुक जाएगा, ओवरलैपिंग नहीं हो पाएगी। तो हमें ये ओवरलैप और ईडब्ल्यूएस ये बाद में अपनी बात रखना है, पहले लिस्ट की प्रामाणिकता को स्थापित करना है। इन ग्राउंडों पर हम लिस्ट को पूर्णतः बचाने में सफल रहेंगे। और बेसिक आरक्षण अधिनियम 1994 का सेक्शन 3(6) और उसमें एक सेक्शन है, वो ये कहता है कि रिलैक्सेशन वह है जो मेरिट को प्रभावित ना करे। अगर मेरिट को प्रभावित करता है तो वो रिलैक्सेशन नहीं, वो रिजर्वेशन है। यहाँ टीटी का नंबर नहीं जुड़ा है, इसलिए टीटी से हम प्रभावित नहीं हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर सुपर टेट का एक एक नंबर मेरिट को प्रभावित कर रहा है। ऐसी स्थिति में 90 से 96 के अंदर का जो पासिंग मार्क है वो 1,09,000 का है, और 1,09,000 में जो भी व्यक्ति पास, जिसमें 6500 शिक्षा मित्र ही केवल 90 से 96 तक पास है, और ये अपने ज़िले में सब जर्नल पर गए हैं, तो इनका कोई आधार नहीं बनता है वहाँ पर जाने का। अनारक्षित की सीट पर जाने का कोई अधिकार नहीं बनता है। अनारक्षित सीट एससी ओबीसी सवर्ण सब के लिए है, लेकिन आप अनारक्षित पर आइए, आप अनारक्षित के कटाव को पूरा करिए। अनारक्षित के कटाव केवल 36,200 कुछ लड़के पास हुए हैं, जिसमें से 1,500 कहीं और नौकरी करके छोड़ भी दिए। अगर यह नियम लागू होता है तो 97 के ऊपर प्राप्त करने वाला कोई भी लड़का सर्विस से बाकी नहीं रह जाएगा, सबको मिल जाएगा। तो मेरा मेन ग्राउंड है
मेरिट जिला स्तरीय और एमआरसी तत्समय उस समय जिस समय सूची बन रही थी पूर्णतया सही है। अब आ जाते हैं सिंगल बेंच का। सिंगल बेंच में लिस्ट रिविजिट हुई थी, लेकिन आधार क्या था? चूँकि वहाँ पर सरकार ओबीसी के लड़के गए कि 6800 सूची जारी गई, हमको नौकरी नहीं मिल रही है। रॉबिन सिंह गए कि चूँकि तब अचयनित थे, तब ये ओवरलैप पे लड़े, तो इन्होंने कहा कि अगर ओवरलैप ना कराया जाता तो कुछ पॉइंट रुकते तो हमको मेरिट में स्थान मिल जाता। तो कहीं ना कहने का मतलब रॉबिन का भी एक कंसर्न था कि सूची गलत बनी है, यहाँ ओवरलैप करा दिया गया। ओबीसी का भी आधार था कि सूची गलत बनाई गई, आरक्षण हमको सही नहीं दिया गया। और आरक्षण की विसंगति के ही ऊपर वो रॉबिन सिंह भी लड़े। तो दोनों का ये नियम मतलब था कि आरक्षण गलत हुआ है। सरकार आई बोली कि यहाँ हमने 6800 गलती से सूची जारी कर दी, तो 6800 तो रद्द हो गया। लेकिन रॉबिन का भी मतलब वही था कि सूची गलत बनी है, यहाँ 96 वाले को ओवरलैप कराया गया। ओबीसी तो वहाँ पर उसने कहा कि आप लिस्ट रिवाइज कर दीजिए ओवरलैप रोकते हुए। अगर ओवरलैप को रोकते हुए लिस्ट रिवाइज होती तो एससी ओबीसी के निचले वर्ग का अभ्यर्थी भर्ती से बाहर होता, क्योंकि जितने शिक्षा मित्र हाई मेरिटोरियस लड़के अपनी कैटेगरी में जर्नल से उतर करके आते दोबारा लिस्ट में, तो लड़के 7-8 हज़ार लगभग बाहर हो जाते, क्योंकि 6500 शिक्षा मित्र हैं और कुछ लोग होंगे जो हाई मेरिट वाले हैं। तो ऐसी स्थिति में न्यायालय ने सिंगल बेंच में इस बात का पूर्णतया ध्यान दिया था कि जो भी व्यक्ति इस प्रकार रिवाइज होने पर यानी ओवरलैप रोकते हुए बाहर होगा, उसको सरकार बाहर नहीं करेगी, एडजस्ट करेगी। इसलिए किसी भी चयनित का न्यायालय जाने का कोई ग्राउंड नहीं था। इसलिए नहीं था क्योंकि जिस लिस्ट को रिक्वेस्ट करने की बात हुई, उससे बाहर होने वाले को संरक्षण देने की बात भी उस आर्डर में हुई थी। अब आते हैं डबल बेंच में। चूँकि ओबीसी वाले माने नहीं, ओवरलैप भी रुक गया, 6800 भी खारिज हो गई, तो पूर्णतया तो कहीं ना कहीं प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से उनके खिलाफ ही ये आर्डर गया। तो वो चले गए डबल बेंच में, मसूदी और बृजराज सिंह चौहान के पास। बृजराज सिंह चौहान ने रामशरण मौर्य के आदेश को कोट करते हुए उन्होंने एटीआरई को भी पार्ट ऑफ सिलेक्शन मान लिया। पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं माना, पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं माना। पार्ट ऑफ सिलेक्शन जब नहीं माना तो उन्होंने ये 90 से 96 में जो अपने आरक्षित वर्ग का आधार लेके पास हुए हैं उसको रिलैक्सेशन मान लिया, रिजर्वेशन नहीं माना। कहा ये रिजर्वेशन नहीं है, रिलैक्सेशन है। और आगे वहाँ ओवरलैप के सिंगल बेंच के आदेश को क्वेश्चन कर दिया। आगे 6800 की सूची को खारिज कर दिया। अब यहाँ सरकार का स्टैंड, सिंगल बेंच में कहा मुझसे 6800 गलती से जारी हुई हमारे अधिकारियों से, अब वहाँ डबल बेंच में कह रहे हैं हमसे आरक्षण के पालन करने में गलती हुई। दोनों जगह इनका स्टेटमेंट बदलता रहा, जैसे यहाँ बदलता रहा बाइट में। कभी कहे शुरुआत में कि लिस्ट में कोई भी परिवर्तन नहीं है, उसके बाद कुछ अधिकारी ये कहने लगे कि हमसे कुछ गलती हुई। बार बार बदलने का कोई औचित्य नहीं है, आपको प्रमाण कर देना पड़ेगा गलती कहाँ हुई। एक बात ये, तो वहाँ उन्होंने डबल बेंच में ये आदेश दे दिया कि ये पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, इसलिए वो दोहरे आरक्षण को जस्टिफाई कर दिया। और उसके बाद कहा अगर 6800 आप क्यों जारी की, इसको खारिज करो, गलती हुई है तो पुनः आप लिस्ट रिवाइज कर दीजिए। ओवरलैप को जस्टिफाई कर दिया उन्होंने। तो यहाँ पर हुआ क्या, ओवरलैप जो था उसको भी बरकरार रखा, एटीआरई को पार्ट ऑफ सिलेक्शन मानते हुए वहाँ पर आदेश दे दिया। और साथ में जो ओपी शुक्ला ने ये कहा था जो बाहर होंगे उनको आप निकालोगे नहीं सिंगल बेंच में, डबल बेंच में ये कह दिया इनको सेशन बेनिफिट आप देंगे और उसके बाद आउट। अब ये हुआ जर्नलों के साथ अन्याय और आरक्षण की विसंगति को, और वहाँ पर गुमराह किया गया ओबीसी के द्वारा कि ये मेरिट स्टेट स्तरीय है, पूर्णतया गलत। अब हम सुप्रीम कोर्ट जाएं। सुप्रीम कोर्ट में दो बातें कि एनसीबीसी की पूरी रिपोर्ट कंट्राडिक्टरी है, उसमें 1% सत्यता नहीं है। सरकार का स्टेटमेंट डबल और सिंगल बेंच में डिफर है। वहाँ कहा हमसे 6800 गलती से जारी हुई, यहाँ कहा हमसे आरक्षण नियमावली पालन कह देने मात्र से नहीं होगा। 6800 सूची पूर्णतया निराधार है,
चुनावी दबाव में आई थी, उसका तो कोई औचित्य ही नहीं है। एक भी उसमें ईमानदारी से कहा जाए तो अलग से अगर 6800 पद रखना है तो 3400 पद जर्नल का भी उसमें ज़बरदस्ती दे रहे हैं, जो सूची वैलिड ही नहीं है, तो उसको खारिज कर दिया। अब हमको केवल जिला स्तरीय पर लड़ना, चूँकि NCBC में OBC वालों ने इसको स्टेट लेवल की प्रस्तुत करके विश्लेषण करवाए हैं। हमें वहाँ विश्लेषण करना है कि सर 69,000 पे हमें आरक्षण देखना ही नहीं है। बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 का नियम 14 कहता है, हमें देखना है कि अयोध्या में 800 सीट तो वहाँ रिजर्वेशन 800 पर, गोंडा में 4000 सीट तो गोंडा में रिजर्वेशन 4000 पर, हरदोई में 2600 सीट तो वहाँ पर रिजर्वेशन 2600 पर, सुल्तानपुर में 400 सीट तो वहाँ रिजर्वेशन 400 पर। हर ज़िले की अलग रिक्ति है, यह नियुक्ति जिला इकाई की है, तो जिला इकाई पर भी आरक्षण दे है। 69,000 पर स्टेट आरक्षण नहीं देखा जाएगा। इस पर हमें मजबूती से अपनी बात रखनी है और हम इस बात पर मजबूती से न्यायालय में प्रेजेंट होना चाह रहे हैं। मेरी टीम भी अपने आप में सशक्त है, बार बार सहयोग देने का आश्वासन दिया है और मेरी टीम से फर्स्ट सेकंड चयनित लिस्ट टीम अयोध्या, टीम के साथी मैं अवधेश कुमार, साथ में दुर्गेश पांडे, अशोक सिंह, विवेक दुबे और साथी उस मेरे जो सहयोगी की पर्ची है उस पर अन्य साथियों का भी सहयोग मिला, नाम लिखा गया है। और मेरा सहयोगी 69,000 का एक एक व्यक्ति मैं चाहूँगा कि मेरा सहयोग करें, क्योंकि ये सबकी सूची है और कोई भी जात वर्ग विशेष के लिए कुर्बानी नहीं देना चाहता। कोई SC OBC का अगर ज़िला बदल गया तो 20,000 पर मंथ उसके बढ़ जाएंगे, उसको वो नहीं देने आएंगे जो आज धरने पर बैठे हैं। ये आपके हित की भलाई है, इसलिए हर व्यक्ति जुड़े और चयन सूची को ज्यों का त्यों रहने दें। और अगर 6800 बाद में न्यायालय में सही पाई जाती है तो उनको एडजस्ट करें, समायोजित करें, उनको जो इच्छा हो कलेक्टर बनाएं, DM बनाएं, उससे हमसे मतलब नहीं है, लेकिन वो सही होगी ही नहीं। मेरी आत्मा तब तृप्त होगी मेरी सूची पेवर बचे और 6800 सूची सिरे से जैसे सिंगल डबल में खारिज हुई वैसे सर्वोच्च न्यायालय में भी खारिज हो। पहली बात, मर्सी पर हमें नहीं लड़ना, मर्सी पर लड़ोगे नहीं बच पाओगे, वो सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि वहाँ का दिया गया आदेश हर स्टेट के न्यायालय में और पूरे भारत में प्रभावी होता है। मर्सी का मतलब हम 4 साल से सर्विस कर रहे हैं, सर मेरी क्या गलती है? सर गलती हुई है तो सरकार हमको एडजस्ट करे। आप गलत हो, 20 साल से सर्विस कर रहे हो, कोई मतलब नहीं। इसलिए मर्सी लास्ट में हमारी सारी बहस कंक्लूज होगी तो हम लास्ट में मर्सी की बात थोड़ा कह सकते हैं, लेकिन पहले अपने ग्राउंडों पर अपनी सत्यता को प्रमाणित करें। सत्यता को प्रमाणित करने में कोई कोर कसर नहीं होनी चाहिए। और मैं सभी लोगों से आग्रह करूंगा, मेरी टीम से जुड़ें, कहीं जुड़े हैं तो सहयोग करें। एक जगह से 2 जगह भी आप याची बन सकते हो और आपका यह दायित्व भी है कि आप दिल से सहयोग करिए मेरा, चूँकि पद प्रतिष्ठा सब नौकरी से है और उसी नौकरी से मिलने वाले कुछ अंश का सहयोग यहाँ करना है। ठीक, आप मेरे साथ जुड़ोगे तो मैं निश्चित तौर पर अपने तथ्यों को, चयनितों का क्या ग्राउंड है इस पर बात करूँगा। बाकी कुछ उससे जो अपोजिट जाता है तो उसको हम निकाल के कुछ नई चीज़ लेके आएंगे। आरक्षण नियमावली कहती है कि जो मेरिट को प्रभावित करे वह रिलैक्सेशन नहीं हो सकता, वो रिजर्वेशन है। इसलिए मैं आप सभी से आग्रह करेंगे। लोग कहते हैं मैं अपने ग्राउंडों को गोपनीय रख रहा हूं क्योंकि विपक्षी जान जाएगा। अरे विपक्षी कैविएट लगाया है, तुम जितने ग्राउंड पर लड़ने जाओगे पहले उसको लिख के नोटिस जाएगी, आपके सारे ग्राउंड उसके वकील को पता चलेगा। तो विपक्षी को ग्राउंड जब मिल ही जा रहा है तो आपको ओपन करने में क्या जा रहा है? मैं तो इसलिए ओपन कर देता हूँ, कोई मेरी दूसरी टीम भी मेरे ग्राउंड को अच्छा लगे तो उसको अपने अधिवक्ता को ब्रीफ करवाए, चूँकि सूची बचाना ही लक्ष्य है। अगर मेरा ही ग्राउंड उसको अच्छा लगे तो इसलिए मैं सारी टीमों से चाहता हूँ अपना अपना जो ग्राउंड है मजबूत, जो अधिवक्ताओं से सलाह लिए हूँ, खास करके जो सूची के बचाने में कारगर हो, उन सब ग्राउंडों को आप ओपन करिए, चूँकि वो जिस दिन सबमिट करोगे उस दिन वहाँ उनके पास चला ही जाएगा।
वो अलग बात है। जो बाद में आप काउंटर सप्लीमेंट्री में जो है अपना आधार लगाओगे, ग्राउंड लगाओगे बहस के दौरान या मुकदमा चलने के दौरान, रनिंग मुकदमे के दौरान, उसको अभी मत उजागर करो, लेकिन जो अभी आप जिस आधार पर हो उसको उजागर करिए। ये मेरा मेन कहने का लक्ष्य है। सूची बचे और सूची बचेगी भी। सूची में कोई गड़बड़ी नहीं है, पूरी पारदर्शिता के साथ सूची बनी है। हम एमआरसी का आर्डर लाने हम नहीं गए थे, एमआरसी का आर्डर वही लेने गए थे जिनके आज छोटे मेरिट, कम मेरिट वाले लोग विरोध कर रहे हैं। एमआरसी तब वैलिड था, उसको किसी न्यायालय में चैलेंज नहीं किया गया था। किसी न्यायालय के आदेश को जब तक चैलेंज ना किया जाए उस समय उससे संबंधित कोई सूची, कोई भी नियमावली या कोई भर्ती होती है तो उस आदेश को फॉलो करना पड़ता है। 69,000 की जब सूची बन रही थी उस समय एमआरसी को कहीं चैलेंज नहीं किया गया था। इसको पूर्व में भी बता चुका हूँ। यही अंतिम सत्य है और अंतिम सत्य विजय मिलेगी। जय सूची तय सूची। और आप सभी मेरा सहयोग करिए। मेरा फ़ोनपे नंबर है 9450 10 88 91। गूगल पे नंबर है 9450 10 88 91। आपको अपना समस्त डाटा ही मेरे नंबर पर भेजना है और टीम के अन्य सदस्यों का भी नंबर उस पर लिखा है। अगर मेरा नंबर नहीं लगता हो तो उन नंबरों पर आप बात करके उनसे टीम से जुड़ सकते हो, टीम को सहयोग कर सकते हो। जिस किसी को भी लगे कि अगर मैं मजबूती से बात कर रहा हूँ, अपना ग्राउंड रख रहा हूँ, मुझसे व्यक्तिगत बात करने के लिए 9450 10 88 91। मेरा व्हाट्सअप, गूगल, फ़ोनपे सब नंबर एक ही है। मैं कई नंबरों पर विश्वास नहीं करता, कंफ्यूजन नहीं करता। इसलिए आप सभी मेरी टीम से जुड़ें। जो अभी कहीं याची नहीं बने हैं वो याची बन जाएं, मेरी टीम से जुड़ जाएं। चूँकि मैं बहुत जल्द ही SLP ले जाने वाला हूं, चूँकि आज संडे है, कल ही निकल जाएंगे, टिकट लगभग हो गया है। ऐसी स्थिति में कभी रेयर परसेंट ये तो आरक्षण से जुड़ा मामला और दूसरी नियमावली से जुड़ा, बेसिक शिक्षा नियमावली 1981 के नियम 14 से जुड़ा मामला है। लेकिन कभी कभी न्यायालय ये कह सकता है कि चलिए ठीक है, लिस्ट रिविजिट करिए। जो न्यायालय आए हैं अगर ये डिस्टर्ब होंगे तो आप इनको नहीं निकालोगे जो याचना करने आए हैं। इसलिए याचना करना हमारा दायित्व होता है। SLP में आप रहिए, मैं SLP में रखूँगा। ध्यान रहे किसी को IA में नहीं जुड़ना है किसी के साथ, चूँकि IA कभी कभी गवर्नमेंट कंसीडर नहीं करती और IA आपकी SLP में जुड़ता भी नहीं है, नाम भी नहीं दिखता और वो वैसे पेंडिंग पड़ी रहती है आदेश आ जाने के बाद। और जो पेंडिंग है वो समझो न्यायालय में अभी एक्सेप्ट नहीं हुई है। IA का कोई वजूद नहीं है। केवल IA बड़ी टीमें बनाती हैं सीनियर से अपनी संख्या छिपाने के लिए। ठीक, धन्यवाद। जय सूची तय सूची। आप सभी लोग मेरी टीम का सपोर्ट कीजिए। मेरी टीम का नाम है 1st, 2nd, 3rd चयनित लिस्ट टीम अयोध्या, अवधेश तिवारी 9450 10 88 91। सभी साथियों को धन्यवाद। अगर आप मेरा सहयोग दिल से करते हैं, सहयोग आर्थिक रूप से करते हैं, मेरे साथ कंधे से कंधा मिला के चलते हैं, तो मैं आपको आश्वासन दिला रहा हूँ कि सुप्रीम कोर्ट की चौखट से आपकी लिस्ट, आपकी चयन, आपकी सूची, आपकी वरिष्ठता एज बिना कुछ परिवर्तन किए हुए खींच के लाऊंगा। क्योंकि जितना ही चिंता आपको अपनी नौकरी का है उतना ही चिंता मुझको है। क्योंकि मैं तो और इतने नीचे हूँ कि 67,867 में जो काउंसलिंग कराने नहीं गए, सीटें खाली रह गई, वो जब छोड़े हैं तब मुझको मिली है 66-96 में। मेरा गुणांक भी सब बहुत कम है और 6700 ही तीसरी काउंसलिंग हुई है। 66-96 मतलब 6700 और 6800 को ही एंट्री करवाना है। तो कहीं ऐसा भी ना हो कि जो 67,867 में है वो बचे रह जाएं, 6700 को एंट्री करा दें, 6800 को, तो ना कोई छोड़ने वाला हो ना तीसरी काउंसलिंग दोबारा हो। इसलिए मैं चाहूँगा तीसरी काउंसलिंग वाले विशेषकर मुझे बहुत सपोर्ट करें, चूँकि 67,867 सूची सेम रहती है, एज रहती है, तभी 66-96 बचेगी। इसलिए मुझे 67,867 सूची को बचा ही देना है। अगर वो सही है तो मैं तो ऑटोमेटिक सही हूँ। 66-96 का फिर कोई मतलब ही नहीं है। जब वो सही तो मैं सही, जब वही नहीं रिवाइज होगी तब तो मैं सही ही हूँ। इसलिए मेरा 67.02 गुणांक है। अब आप समझ सकते हो नौकरी मेरे लिए कितना अपरिहार्य है। 72 से मैं आज तक संघर्ष कर रहा हूँ। मैं ला भी किया हूँ, लीगल बिंदुओं पर भी आपको कई चीज़ों को बता सकता हूँ। इसलिए मैं अपनी
अपनी संपूर्ण ताकत, अपनी टीम का पूरा सहयोग, ज़रूरत पड़ेगी तो अधिकतम आर्थिक सहयोग व्यक्तिगत भी लगा सकता हूँ और लगाऊंगा, क्योंकि मेरी टीम में इतना पर्याप्त फंड नहीं है। फिर भी मैं जाऊंगा तो मेरा कुछ स्वयं का अपना लगेगा, तो मैं समझ लूँगा 2-4 महीने बाद मुझको सर्विस मिली है, क्योंकि उसके बाद तो 30 साल सर्विस करना है। अगर अभी इसको बचाने के चक्कर में फंस गए तो आगे की सर्विस पर संकट आना तय हो जाएगा। इसलिए सारे लोग जुड़े। धन्यवाद। इसी के साथ मैं अवधेश तिवारी आप सभी चयनितों का हार्दिक आभार प्रकट करता हूं। आपने जिस प्रकार से और टीमों का सहयोग किया है ये भी काबिले तारीफ़ है, लेकिन नौकरी बचाने के लिए आप हमारा सबका भी सहयोग करिए। मैं निश्चित तौर पर ये कह रहा हूँ, पुनः आपको आश्वासन दिलवा रहा हूँ कि आपको निराश नहीं होने दूंगा। जय सूची तय सूची।